हे हेलो एंड वेलकम फ्यूचर इंजीनियर्स। तो दोस्तों क्या हाल चाल है आप लोगों के, और आई होप सो बढ़िया होंगे यार। थोड़ा सा ये टिपिकल सिचुएशन जो चल रही है कोरोना की, उससे जो बस बच के रहना है यार अपने, और अपने टारगेट पे फोकस करते रहना है। ओके, तो अभी तक हमारे 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं दोस्तों। आई होप आपने प्रैक्टिस की होगी ना। पक्का पक्का डीपीपी डाउनलोड जरूर कर लेना। उसमें जो क्वेश्चंस है वो बहुत स्पेशल क्वेश्चंस है, उनको आप सॉल्व करना, उनका आंसर की उसमें गिवन है। अगर सॉल्यूशन में कहीं प्रॉब्लम आती है उसके लिए मैं हूं, मेरे को आप बताएंगे, मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे या फिर कमेंट करके मेरे को बता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दोस्तों यहाँ पे हीट ट्रांसफर के बारे में। ओके, तो यार हीट ट्रांसफर, ऑब्वियसली हीट ट्रांसफर एक मोड होता है। हीट को ट्रांसफर करने के कुछ प्रोसेसेस होते हैं, आपने ये सब पढ़े होंगे। ओके, सो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर आपने पढ़ा होगा, जैसे बाय कंडक्शन, है ना। सो कंडक्शन आपने पढ़ा होगा यार, फिर आपने रेडिएशन पढ़ा होगा यार। ओके, सो रेडिएशन, इन्हीं के बारे में थोड़ा सा रिवीजन मैं आपको बढ़िया से करा देता हूँ, जिससे जेई का जो मेंस का एग्जाम है उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो टिपिकल नहीं होते हैं यार, थोड़े ट्रिकी होते हैं और उतने ज्यादा टफ नहीं माने जाते हैं, तो आप आराम से कर सकते हो। ओके, एंड थर्ड वन इज व्हाट, ऑब्वियसली कन्वेक्शन प्रोसेस होएगा आपके पास। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए है बेसिकली दोस्तों वो है कंडक्शन एंड रेडिएशन। डेफिनेटली यार यहाँ इन दोनों टॉपिक से पक्का पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत चांस है, बहुत ज्यादा चांस है ना। तो वो गलत भी नहीं होना चाहिए, मतलब उतना टिपिकल लेवल पे नहीं आता है, बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले पे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छे कंसेप्ट में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो सारे कवर कर लेने। ओके, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूँ व्हाट इज द कंडक्शन प्रोसेस, और आपको बताया हीट का जो फ्लो होता है यार, तो टेम्परेचर जहाँ पे ज्यादा होगा वहां से एनर्जी स्टार्ट होगी, टेम्परेचर जहाँ पे कम होगा उधर को एनर्जी जाना स्टार्ट कर देगी। ओके, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कंडक्शन प्रोसेस। मैं ज्यादा डिटेल एनालिसिस पे तो नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट कंसेप्ट पे आ रहा हूँ, जिससे हम क्वेश्चन एटलीस्ट सीख सके, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो मेन टारगेट है वो क्वेश्चन करने का है। तो यार कंडक्शन में क्या होने वाला है भाई, ध्यान से समझिएगा आप। सबसे पहले हम डिटेल एनालिसिस करेंगे कंडक्शन की। लेट्स सी, मेरे पास क्या है, एक कंडक्टिंग बॉक्स मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूं, है ना। इस तरीके का एक सिस्टम मैंने इमेजिन किया, मैं इसी तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा जिससे आप क्वेश्चन करने में आपको आसानी हो जाए यार। ओके, तो एक बॉक्स मैंने लिया है कंडक्टिंग, आप इस तरीके से समझ सकते हैं, और ये एक फेस है इसका, ये वाला फेस मैंने कंसिडर कर लिया है। ठीक है, और ये वाला इसका फेस है, ये वाला मैंने कंसिडर कर लिया है। इसमें जो मेन मेन बातें हैं जो आपको याद रख के जानी है एग्जाम के लिए, उसी की बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे है यार। ओके, तो अब आप ध्यान से देखो, सपोज करो इस एंड पे, यहाँ पे कहीं इस एंड पे, और एक एंड है, फेस आप समझ ही पा रहे होंगे, ये वाला फेस। ठीक है, आप 3D में अगर इसको देखोगे ध्यान से, ये वाला फेस। ओके, इसको आप ध्यान से देखो, तो इस एंड पे टेम्परेचर अगर मैंने कुछ T1 दिया और इस एंड पे कुछ टेम्परेचर T2 दिया, इस वाले फेस पे और इस वाले फेस पे, तो देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दीस टू फेसेस। सो लेट्स सी T1 इज ग्रेटर देन T2। आप ऐसे इमेजिन कर लो यार, क्वेश्चंस करने का तरीका सीखना है हमने कि क्वेश्चंस कैसे करेंगे। तो ऑब्वियसली हमने माना कि ये टेम्परेचर ज्यादा है और ये टेम्परेचर आपका कम है वो, ठीक है। हीट आपकी इस वाले रीजन से यहां से स्टार्ट होगी और ऐसे पास होके इससे बाहर निकलेगी। ऑब्वियसली जो भी हीट होगी, जो भी हीट एनर्जी होगी आपके पास, वो यहाँ से स्टार्ट होगी क्योंकि हाई टेम्परेचर है, और ये आपका लो टेम्परेचर है, तो यहाँ से वो पास हो जाएगी। तो एक चीज क्लियर है, उसकी जो डायरेक्शन है वो देखो, ये डायरेक्शन है उसकी, है ना। ये साइड अगर मैं ले लूं उस क्यूब की, ये साइड कुछ ले लूं मैं L। सो डायरेक्शन ऑफ हीट क्या है, डायरेक्शन जो आपने ख्याल रखना है, डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर, है ना। डायरेक्शन ऑफ जो हीट ट्रांसफर होगा, जिस डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर हो रही होगी उसी के अलोंग जो लेंथ होगी वही कंसीडर करनी है। ये लेंथ नहीं लेनी है, ये नहीं लेनी है, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है। जिसके अलोंग हीट ट्रांसफर कर रही है वही लेंथ कंसीडर करनी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस ये ध्यान रखना है, अपनी छोटी छोटी बातें याद रखनी होती है। तो यार अगर हीट यहां से ट्रांसफर हो रही है, लेट्स सी हीट यहां से Q स्टार्ट होती है, Q एनर्जी यहां से स्टार्ट होती है, और वो इस रास्ते के थ्रू, इस रास्ते के थ्रू इस फेस से बाहर निकलेगी Q एनर्जी। ओके, तो वो किन किन बातों पे डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर, आप समझ सकते हो। तो वी कैन राइट दिस, आपने सबने पढ़ रखा है, व्हाट इज दैट, दैट इज माइनस KA डेल्टा T ओवर L, ये होता था। और ये हीट ट्रांसफर है। एक चीज बताओ मुझे आप यार, यहां से जब हीट चलेगी और इस फेस तक जाने में कुछ टाइम यूज करेगी ना, ऑब्वियसली टाइम यूज करेगी। सो वी हैव टू टेक द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। ओके, दिस इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, और इसी को आप लिख सकते हो हीट ट्रांसफर रेट, जिसको आप हीट करंट का नाम देते हो, हीट करंट। आप इसको हीट करंट भी कह लेते हो अगर टोटल आपको चाहिए, इस फेस से इस फेस तक टोटल आपको चाहिए। सर ये डेल्टा टी क्या है भाई, अबे डेल्टा टी है टेम्परेचर डिफरेंस, ऑब्वियसली। अब देखो उतनी डिटेल एनालिसिस पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें पता है, इतनी तो आपने पढ़ी रखा है यार। माइनस साइन का मीनिंग क्या है, क्योंकि इस
वाले फेज से हाई टेम्परेचर से जब लो टेम्परेचर पे हीट जाएगी तो यहाँ पे टेम्परेचर ड्रॉप होएगा, मींस इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो टेम्परेचर कम हो रहा है तो ये नेगेटिव है ऑब्वियसली। अब यहाँ पे अगर आप डेल्टा टी को देखो, ये टेम्परेचर डिफरेंस है आपके पास, तो टेम्परेचर डिफरेंस मींस हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर, दिस इज फॉर हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर, आप ऐसे इसको समझ सकते हो। ओके, तो यार एक टर्म इसमें यूज किया जाता है, अगर आप यही देखो, मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूंगा, फिर हम इसको पॉजिटिव क्यों लेके चलते हैं, फॉर्मूले को पॉजिटिव, मतलब न्यूमेरिकल करने के लिए यू हैव टू यूज के ए डेल्टा टी मींस हाई टेम्परेचर माइनस लो एंड टेम्परेचर डिवाइड बाय लेंथ। लेंथ वो लेनी है जो डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो की डायरेक्शन में होगी। ओके, के क्या है सर यहाँ पे, ऑब्वियसली ये जो मटेरियल है किसी न किसी, ये जो बॉक्स है किसी न किसी मटेरियल का बना होगा, तो ऑब्वियसली आपको पता है के होती है आपकी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, थर्मल कंडक्टिविटी, इसको आप याद रख सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ए क्या है सर, जिस फेज से हीट एंटर कर रही है, ये वाला फेज, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका एरिया होगा ऑब्वियसली, तो ए है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये सारी छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए कि थर्मल कंडक्टिविटी है और जिस डायरेक्शन में हीट जा रही है उसके अलोंग जो लेंथ है वो ऑब्वियसली एल है, ये हमें पता होना चाहिए। अब देखो ध्यान से देखो, अगर इस बॉक्स का मैं एक छोटी सी स्ट्रिप कट करूं तो आप कैसे देखो उसको जरा, इस तरीके से अगर छोटी सी स्ट्रिप कट करूं, ओके लेट्स सी, इस तरीके से मैंने एक स्ट्रिप कट की है यहाँ पे, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। तो स्ट्रिप जो है ये इस तरीके से मैंने एक छोटी सी स्ट्रिप कट की है, मतलब इसका एक फेस अलग होगा, इसका एक फेस दूसरी साइड पे होगा, इस तरीके से आप इसको इमेजिन कर सकते हो यार, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सी के अंदर से एक छोटी सी स्ट्रिप कट की है, तो उसका एक फेस ये वाला एंड पे होगा, एक ये वाला एंड पे होगा, यहाँ टेम्परेचर कुछ डिफरेंट होगा, यहाँ कुछ, और इसकी जो लेंथ होगी ये, लेट्स सी ये लेंथ कितनी होगी यहाँ पे, आप मान सकते हो दैट इज dx। अगर यार यहाँ पे टेम्परेचर कुछ T1 है तो यहाँ पे इससे डिफरेंट ही होएगा, तो हीट इसको भी तो क्रॉस करेगी ना, क्योंकि स्मॉल स्ट्रिप है स्मॉल लेंथ की, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सेम ही रहने वाला, क्योंकि स्ट्रिप है इस तरीके से कट किया आपने, एरिया जो रहेगा वो तो इस फेस के इक्वल ही रहेगा पूरा एरिया, है ना। तो इसमें जो हीट पास होगी यहाँ से इस एंड से इस एंड तक हीट, उस हीट को हम स्मॉल क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करते हैं d क्यूब, और टाइम लेगी वो इस एंड से इस एंड पे जाने में, लेट्स से dt, तो यू कैन राइट dt इक्वल टू, क्योंकि इस एंड से इस एंड पे जाने पे लॉस हो रहा है हीट का, तो यू कैन राइट माइनस k, है ना, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a एंड टेम्परेचर डिफरेंस उसका रहेगा dt ओवर क्या dx, क्योंकि लेंथ है जिस डायरेक्शन में जा रही है उसकी जो लेंथ है वो x है, वो आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हो। मतलब कभी कभी क्या होता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं यार, जिसमें यू नो वैरिंग चीजें होती है, तो वैरिंग चीजों को आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो है ये dt ओवर dx, ओके, दिस इज dt ओवर dx, दिस इज कॉल्ड एज टेम्परेचर ग्रेडियंट। कूल, इसको नाम दिया गया दोस्तों टेम्परेचर ग्रेडियंट। और टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब टेम्परेचर जो होगा वो उसका जो टेम्परेचर हो रहा है वो कम हो रहा है ना, लॉस हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, यानी dx जैसे जैसे बढ़ेगा, डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर ड्रॉप करेगा, इसलिए ये पूरा टर्म नेगेटिव होता है, तो ये भी नेगेटिव है, इसलिए हम फार्मूला अल्टीमेटली पॉजिटिव लेके जाते हैं। और न्यूमेरिकल करने के लिए हम डायरेक्ट इसी एक्सप्रेशन का यूज करेंगे टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो यार ये इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो आपको पता होना चाहिए। फिलहाल इतनी सारी बातें हम यहाँ पे करेंगे, अब इसके डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं जिससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सके, जहां पे हम इसका यूज कर सके, तो इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे देखते हैं। ओके, तो मैंने आपको देखा कि आपने आज के बाद हमेशा याद रखना है हीट ट्रांसफर का जो रेट है, हीट जो फ्लो कर रही है पर यूनिट टाइम, वो आपने यूज करना है फॉर्मूला स्टैंडर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। नाउ वी कैन राइट दिस फॉर्मूला एज वेल। यार एक बात बताओ, इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, H इक्वल टू डेल्टा टी जो उसका कोज है ओवर, बाकी चीजें डिनोमिनेटर में लेके आओ, L पहले से है, Ka को डिनोमिनेटर में लेके आओ, Ka। अब चेक करो जरा आप, है ना, तो ये हीट किसकी वजह से फ्लो कर रही है, टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से, इसलिए हमने यहां लिया टेम्परेचर डिफरेंस मींस कोज, तो टेम्परेचर डिफरेंस, और ये क्या है, हीट फ्लो रेट है, ये करंट, हीट करंट जिसको आप बोलते हो। तो यार याद करो, जब आप रेजिस्टेंस की बात किया करते थे, रेजिस्टेंस में करंट जा रही है और आप रेजिस्टेंस यूज किया करते थे किसी वायर में, जब करंट फ्लो करते थे, तो करंट क्या है वहां पे, इलेक्ट्रिक करंट जो वहां पे फ्लो कर रही है, और उस वायर का रेजिस्टेंस क्या है, R, जिसको हम लिखते थे रो, ओके, L ओवर A। सिमिलरली जब करंट को लिखते थे, करंट किसकी वजह से फ्लो कर रही है, अगर इधर से जा रही है मतलब यहाँ वोल्टेज ज्यादा होगा और यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, कम, मतलब जो करंट है वो इन दोनों टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, जैसे यहाँ हीट करंट है वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो करंट होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होती है, इसलिए इसको हम V लिख देते हैं
और V इक्वल टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है V इक्वल टू IR। मतलब आप लिखते थे I इक्वल टू V बाई R मीन्स द कोज जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट बनी, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से रिमेनिंग जो थिंक होगी वो मटेरियल की प्रॉपर्टीज है, मतलब उन पे मटेरियल की सारी प्रॉपर्टीज वहां पे इन्वॉल्व हो रखी है और रेजिस्टेंस बोला जाता है, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। सिमिलरली इसका मतलब अगर मैं इसको रिलेट करूं, देखो अगर मैं रिलेट करूं तो मैं हीट को किससे रिलेट कर सकता हूं, H से। V किसका काम कर रहा है, डेल्टा T। तो ये जो रिमेनिंग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, मतलब ये किसका काम कर रहा है, रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस। एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। जब भी हम कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस करेंगे हम इसी तरीके का, इसी मेथड का यूज करेंगे क्वेश्चंस बनाने के लिए। याद रखना है वो ये सारी चीजें। ओके अच्छा, मैं डिटेल एनालिसिस में थोड़ी सी इसलिए जा रहा हूँ, टाइम थोड़ा हमारे पास है, क्योंकि हो सकता है दोस्तों जेई का जो एग्जाम है वो फेब में तो ऑब्वियसली नहीं हो रहा है, मार्च में होगा, मार्च की भी लास्ट में हो सकता है। और अगर मार्च की लास्ट में किसी वजह से पॉसिबल नहीं हो पाया, वैसे तो हो जाना चाहिए, तो फर्स्ट वीक ऑफ द अप्रैल तो डेफिनेटली हो ही जाएगा। सो टाइम भी है हमारे पास, तो अच्छे से क्यों ना अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर ले। ओके अदरवाइज तो भी आप फॉर्मूले लिखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम बन जाएगी। बट मैं सोच रहा हूँ कि आपको थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट दिया जाए, अच्छी अंडरस्टैंडिंग दी जाए, जिससे आप क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से समझ के सॉल्व कर सके। ओके तो यार मैं आपसे बात कर रहा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि इस पूरे प्रोसेस में एक टर्म हमें मिल गया है। अगर हमें हीट करंट निकालनी है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं डेल्टा टी जस्ट लाइक I इक्वल टू V बाई R। वैसे डेल्टा टी ओवर RTH आप ये लिख सकते हो, वेयर RTH इज द थर्मल रेजिस्टेंस, जो कि किस डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे, थर्मल कंडक्टिविटी पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। आप चेक कर सकते हो, इस टर्म को मैंने लिखा है थर्मल रेजिस्टेंस, लेंथ है, थर्मल कंडक्टिविटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है, मटेरियल की डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे और एरिया पे डिपेंड कर रहा है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इस टर्मिनोलॉजी का अगर हम यूज करेंगे तो क्वेश्चन करना थोड़ा सा आसान होने वाला है, बढ़िया से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो यार आपके पास, चूंकि हम कंडक्शन की बात कर रहे हैं, कंडक्शन में जो मेन प्रॉपर्टीज हैं, एक तो है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कंडक्टिंग रॉड्स एंड ऑब्वियसली पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कंडक्टिंग रॉड्स। ओके तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं सीरीज कॉम्बिनेशन के, हाउ मेनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे कैन आस्क, वो भी आपने सीखना है और किस तरीके से क्रैक करना है यहीं पे सीखना है। फिर मैं दो क्वेश्चंस आपको बढ़िया आईआईटीज या फिर जेईई की करा दूंगा यार आपको, और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग करनी होती है। ओके तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन कूल। तो यार इसमें क्या करते हैं कि लेट्स सी आपके पास एक से ज्यादा कंडक्टिंग रॉड्स है ना, और इसी के साथ आपने एक और कनेक्ट कर दी, समथिंग लाइक दैट, इसी के साथ। ठीक है, एक और कनेक्ट कर दी इसी के साथ। ओके और ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा यार, और आप इसको कनेक्ट करते जाओ, जस्ट लाइक पाइप कनेक्ट कर दो, पानी यहां से डालो, फिर पाइप चला, पाइप के थ्रू पानी आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। ओके समथिंग लाइक दैट आप ऐसे समझ सकते हो, और भी इसमें यहाँ पे एंड टू एंड कनेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज एंड टू एंड कनेक्शन, ऑब्वियसली सीरीज कॉम्बिनेशन इज व्हाट, एंड टू एंड कनेक्शन। अब आपने क्या किया है, चूंकि कंडक्टिंग रॉड्स है, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है लेट्स सी A है, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। अभी अकॉर्डिंग टू डायग्राम मैंने एक जैसा ही बना लिया, तो आप समझ लो यार, ये A1 है, लेट्स सी ये A2 है, लेट्स सी ये A3 है, इस तरीके से आप मान सकते हो। ओके जो इनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वैसे तो अरेंजमेंट मैंने ऐसे बनाया कि सबका सेम ही है, बट यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं आपको। इसकी जो लेंथ है ना, ये L1 है लेट्स सी, और इसकी जो लेंथ है L2 है, और इसकी जो लेंथ है वो L3 है, आप ऐसे समझे। ठीक है, अब आपने क्या किया, इस पूरे कॉम्बिनेशन के फर्स्ट एंड पे टेम्परेचर मेंटेन किया और लास्ट एंड पे टेम्परेचर मेंटेन किया, और आपने बोला है कि T1 इज ग्रेटर देन T2 है। तो दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज सीरीज कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर से हीट स्टार्ट होगी और लो टेम्परेचर की तरफ भागना स्टार्ट करेगी बॉस। क्योंकि हाई टेम्परेचर यहाँ पे, तो यहां से चलेगी ऐसे, फिर इसमें से इसमें एंटर कर जाएगी, फिर इसमें से इसमें एंटर कर जाएगी, और ऐसे ही वो सिलसिला चलता रहेगा, वो आगे बढ़ती रहेगी, है ना। आप इमेजिन करो, कम ऑन, है ना। तो आपने क्या किया, जो हीट यहां से स्टार्ट हुई थी T1 से, वो इस फर्स्ट रॉड में कहां तक रहेगी, देखो यहां से यहां तक, इसका ये एंड यहां पे फिनिश हो जाता है, इसको आप ए मान सकते हो, इसको जंक्शन बोलते हैं, है ना, जहां पे दो एंड कनेक्ट हो रहे हैं उसको जंक्शन बोलते हैं। तो ये फर्स्ट जंक्शन है, आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, और यार दूसरा क्या है, दूसरा ये सेकंड रोड है, ये फर्स्ट रोड है, ये यहाँ पे कनेक्ट है, तो इसको सेकंड जंक्शन बोल सकते हो आप। ठीक है, इनका मतलब एक कॉमन टेम्परेचर होगा, जंक्शन का मतलब इसके एंड का कॉमन टेम्परेचर, इसके और इसके एंड का कॉमन टेम्परेचर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो आगे देखेंगे, है ना। फिर आपने बोला यार सर ये जो रॉड है ये डिफरेंट मटेरियल की हो सकती है, बिल्कुल, K1 लेट्स सी, K2 लेट्स सी, K3,
मेन बात क्या है, बिकॉज ऑफ हीट यहां से स्टार्ट होगी, लेट्स इसमें जाने वाली हीट H1 है और इसमें जो एंटर कर रही है वो H2 है, इसमें जो एंटर कर रही है वो H3 है। तो यार रास्ता तो एक ही है ना, हीट के फ्लो करने का वे तो एक ही है ना। इट मींस दैट दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन। इन सीरीज कॉम्बिनेशन वी कैन राइट हर रॉड में जो कंडक्टिंग हीट है वो क्या है, सेम। याद करो वो जमाना जब आप बचपन में थे बॉस, और बचपन में आपने पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट इज दैट रेजिस्टेंसेस, और हर रेजिस्टेंस में जाने वाली करंट सेम होती थी। बिल्कुल सेम ही तो है यार, कम ऑन। इलेक्ट्रिकल एनालॉजी का यूज करना है, क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाएंगे। मतलब सर हर उसमें हीट सेम है। अगर मैं टोटल हीट की बात करूं तो टोटल हीट H, हाउ यू कैन कैलकुलेट टोटल हीट, मैंने अभी बताया था आपको एक फॉर्मूला, डेल्टा T ओवर R TH। तो आप क्या करेंगे, इनके एंड का टेम्परेचर डिफरेंस ले लेंगे T1 माइनस T2, और R हर एक का R निकाल लो। लेट्स सी R1, लेट्स सी R2, लेट्स सी R3। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। पुट कर देना, टोटल हीट आ जाएगी। ओके, टोटल हीट यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो दोस्तों। तो यार इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। मतलब मेरा कहने का ये हुआ कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा R1 प्लस R2 एंड सो ऑन, है ना। अगर आप टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो यार यहाँ से कंडक्टिविटी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई अलग अलग मटेरियल की मटेरियल बने हुए हैं तो उनकी कंडक्टिविटी अलग अलग होगी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो नेट कंडक्टिविटी होती है, यू कैन कैलकुलेट दैट। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो L होता था ना, L इक्विवेलेंट लेंगे टोटल लेंथ, K इक्विवेलेंट लेंगे इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेट्स सी सबका सेम है, जैसे मैंने मान लिया है, इक्वल टू इसको लिखेंगे L1 ओवर K1A1, ये वाला रेजिस्टेंस इस वाले का K2A2 and so on, you can write this। तो यार यहां से जब आप कैलकुलेट करोगे, अगर एरिया सबका सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1 बाई K इक्विवेलेंट अगर आप यहां से निकालने की कोशिश करते हो तो L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2 एंड सो ऑन, और डिवाइड में आ जाएगी L इक्विवेलेंट मींस L1 प्लस L2 प्लस L3। ये आपका K निकालने का फॉर्मूला बन जाता है। ऑब्वियसली इन सीरीज कॉम्बिनेशन लेंथ वगैरह अगर दे रखी होगी, सेम दे रखी होगी, जो भी होगी वो आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहां से आप याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी इसका बढ़िया से यूज किया जा सकता है, जेईई के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कॉम्बिनेशन में, वो आपने याद रखना है। देखो हीट सेम है, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप ये लिख सकते हो कि जो फर्स्ट कंडक्टिंग रोड में जो हीट है वो टोटल हीट के इक्वल है ऑब्वियसली, और टोटल हीट किस पे डिपेंड कर रही है, एंड के टेम्परेचर्स पे, T1 एंड T2 पे। देख सकते हो आप, हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर। वैसे इस H को आप क्या लिख सकते हो, H2 के इक्वल। वैसे किसके इक्वल लिख सकते हो, H3 के इक्वल। मतलब सारे आपस में इक्वल है ना यार। तो ये जो टोटल हीट है, यहां से जो टोटल हीट चली होगी वो इसमें जा रही है, वो इसमें जा रही है, वो इसमें जा रही है। सेम सीरीज कॉम्बिनेशन, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं इसको इलेक्ट्रिकल एनालॉजी में कन्वर्ट करूं, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं ऐसे लिखूं, इसी डायग्राम को मैं ऐसे बनाऊं, चेक करो आप। सपोज करो इसका रेजिस्टेंस है, यहां से स्टार्ट हुआ टेम्परेचर T1, और इस रॉड को आप रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो। दिस इज R1, इनका कॉमन टेम्परेचर यहां है A पॉइंट पे, दिस इज R2, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। लेट्स सी दिस इज पॉइंट B, और आगे भी हो सकता है। ओके, तो यार यहाँ पे T1 है, सपोज करो यहाँ पे लेट्स सी T2 है टेम्परेचर, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है। आपको पता है इसमें जो हीट जाएगी वो H1 है, इसमें जो जाएगी वो H2 है, और दोनों सीरीज में है, तो यू कैन राइट H1 इज इक्वल टू H2। आपसे पूछा जाएगा इन दोनों कंडक्टिंग रोड की कॉमन पॉइंट यानी जंक्शन का टेम्परेचर TA फाइंड करो। तो यू जस्ट पुट फर्स्ट में हीट और सेकंड में हीट निकालो, इक्वल कर दो, आंसर आ जाएगा। इसको निकालोगे तो कैसे निकालोगे, डेल्टा T, इस ये और ये टेम्परेचर का डिफरेंस T1 मान लो ओवर R1 इक्वल टू डेल्टा T2 ओवर R2। देखो डेल्टा T1 को जब आप लिखोगे तो ये फर्स्ट रोड है, ये फर्स्ट रोड है, इनके एंड के टेम्परेचर आपने लेने हैं। तो चूंकि हीट इधर से जा रही है, हाई होगा, ये लो होगा, इसके रेस्पेक्टिव तो T1 माइनस TA लिखोगे। इसकी जगह क्या लिखोगे बॉस, इसका चूंकि हीट इधर से जा रही है, ये वाला इस रॉड के लिए ये वाला हाई टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर, तो यू कैन राइट TA माइनस T2। भाई पूरा प्रोसेस आपको बता रहा हूं, जिस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इजीली। सो बाय यूजिंग दिस कांसेप्ट यू कैन कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन इन एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। 2 कॉम्बिनेशन होगा रॉड का तो तब भी आ जाएगा, 3 होगा तब भी आ जाएगा, 4 पे देता नहीं है नॉर्मली, 2 और 3 पे देता है। ओके, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो मतलब कॉन्सेप्ट। तो यार 2 तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं, एक इक्विवेलेंट का और एक टेम्परेचर एट द जंक्शन पॉइंट। ये आपसे क्वेश्चन सीरीज कॉम्बिनेशन में पूछा जा सकता है, इस तरीके से आपने याद रखना है। कूल। अब मैं बात करने वाला हूं जल्दी से पैरेलल कॉम्बिनेशन।
ऑब्वियसली किसकी बात करेंगे यार, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा सर क्वेश्चन कब करेंगे, अभी करेंगे भाई, क्वेश्चन अभी करेंगे। पहले कंसेप्ट देख लेते हैं इसके बिहाइंड क्या है, फिर क्वेश्चन को तो हम उड़ाएंगे, फटाक से उड़ाएंगे। ओके, जल्दी जल्दी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बस एक बार देख लो ना, थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस में आपको दे रहा हूँ, ये एक बार आपने अगर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर ली तो मजा आ जाएगा यार, आप इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे। क्वेश्चन तभी करेंगे जब फंडामेंटल हमारे जल्दी से बढ़िया से क्लियर हो जाए। ओके, क्वेश्चन की टेंशन ही नहीं है। तो पैरेलल में क्या होगा सर, भाई इसका पॉल्यूट होगा, सबको याद होगा। लेट्स सी, मैंने कंडक्टिंग रॉड कुछ ऐसे रखी, ऐसे रख दी, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से, और मैंने हीट दी यहां से, तो भाई इसमें हीट जाएगी लेट्स सी H1, इसमें जाएगी H2, इसमें जाएगी H3। मतलब पैरेलल में क्या होता है सर, पैरेलल में हीट डिवाइड हो जाती है ऑब्वियसली। इसकी इन सबकी लेंथ सेम है, लेट्स सी इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है, एंड इस पे क्रॉस सेक्शनल एरिया A3 है, सबकी लेंथ सेम है। इस तरीके से इनको अरेंज किया गया है। याद करो आप, जब आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा था तो वहां पे वोल्टेज जो होता था, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस वो सेम होता था, करंट डिफरेंट होती थी। तो आप देख सकते हो करंट यहाँ डिफरेंट है। ओके, और यहाँ पे जो भी टेम्परेचर डिफरेंस आप अप्लाई करोगे, सबके अलोंग जो टेम्परेचर डिफरेंस रहने वाला है ऑब्वियसली सेम ही रहने वाला है। तो यार यहाँ पे क्या करूंगा सर, तो रेजिस्टेंस जो आएगा पैरेलल में वो किस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो, 1/R1 इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ओके एंड सो ऑन, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो सर थर्मल कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, तो भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस ये नेट निकलता है, तो थर्मल कंडक्टिविटी R की वैल्यू पुट करो ना यार, R क्या होगा, L बाई लेंथ सबकी सेम है, K इक्विवेलेंट इनटू A, ये क्या होगा टोटल, है ना। और इसी तरीके से यहां लिख सकते हो 1/L, L तो सेम ही है, तो यहां लिख सकते हो आप K1 A1 प्लस यहां पे लिख सकते हो 1/L बाय K2 A2। यहां से आप थर्मल कंडक्टिविटी निकाल सकते हो बॉस। तो यहां से जब थर्मल कंडक्टिविटी आप निकालोगे तो किस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, लेट्स सी L कॉमन आ जाएगा, K इक्विवेलेंट एरिया टोटल ऊपर जाएगा, यहां पे बचेगा K1 A1 प्लस K2 A2, आप चेक कर लो एंड सो ऑन, और भी है तो भाई K इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हो K1 A1 प्लस K2 A2 एंड सो ऑन, डिवाइड में टोटल एरिया मींस पहला दूसरा एंड सो ऑन। ये बन गया थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अगर पैरेलल को बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है ये, है ना। आईआईटी में बहुत क्वेश्चन आते हैं, इस पे मैं कराऊंगा आपको क्वेश्चन, टेंशन नहीं है बॉस। हाउ इजीली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, पहले कांसेप्ट सीख लो जल्दी से। तो ये बेसिक सा कांसेप्ट है, इसके बिहाइंड साइंस बस आपने ये याद रखनी है, सीरीज में क्या होता है भाई, पैरेलल में क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। और ट्राई करना इलेक्ट्रिकल एनालॉजी का यूज करना, मतलब कंडक्टिंग रॉड गिवन होगी, हम क्या करेंगे उसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट बना देंगे, उसके रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर सीरीज और पैरेलल की हेल्प से इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। अब हम ओके, तो ये थी यार इसके कुछ कॉन्सेप्ट जो आपके लिए बहुत 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 जरूरी है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, पहले कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ जिससे आपको क्वेश्चंस को करना आ जाए, एटलीस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए। फिर आईडी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे और अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाए। ओके लेट्स सी। ओके गाइस, अब बात करने वाले यार हम कुछ एग्जांपल्स मैं आपको करा देता हूँ जिससे जो हमने सीखा है ना ये थ्योरेटिकल कांसेप्ट, क्योंकि बहुत जरूरी होते हैं यार, तभी तो एक अंडरस्टैंडिंग बनती है क्वेश्चंस को क्रैक करने की। तो मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताता हूँ किस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो इजीली। ओके, फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी, आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, लेट्स सी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाई एक रॉड है आपके पास कंडक्टिंग और आपने इस तरीके से ये भी, लेट्स सी एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए कि आप करोगे कैसे, अपना अप्रोच कैसे क्रिएट करोगे क्वेश्चंस के टुवर्ड्स, और क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसने बोला कि कंडक्टिंग रॉड है और ठीक है भाई एक रॉड और ले ली, उसने बोला कि एक इस तरीके से है, ठीक है, ये इस तरीके से ले लो उसने, और ये कंडक्टिंग जो रॉड है जो फर्स्ट वाली है, ये फर्स्ट है और ये है सेकंड, ये इस एंड से यहाँ पे इसका एक एंड यहाँ पे कनेक्टेड है और यहाँ पे टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, समथिंग लाइक दैट, ऐसा उसने कुछ मान लिया है यार। ओके, और सेकंड वाला एंड जो है उस रॉड का वो यहाँ पे कनेक्ट है लेट्स से 20 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से मैंने समझ लिया। नाउ यू कैन सी, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कॉम्बिनेशन कौन सा है। पहले ये देखो क्वेश्चन को करने का अप्रोच क्या होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन को करने का अप्रोच क्या होता है। एक कंडीशन उसने ये ले ली कि फर्स्ट रॉड एंड सेकंड रॉड बोथ आर कनेक्टेड एंड टू एंड, तो एंड दोनों के यहाँ पे कनेक्ट है, मतलब यहाँ पे दोनों का एक कॉमन टेम्परेचर होगा लेट्स से T होगा, हाई टेम्परेचर ये है, लो टेम्परेचर ये है, तो पक्का हीट यहाँ से स्टार्ट होगी ना, और इसमें को पास होते हुए इसमें को पास होते इसमें एंटर कर जाएगी। तो इसमें जो हीट जाएगी यार लेट्स सी वो H1 है, और इसमें जो हीट जाएगी लेट्स सी वो कितनी है H2। तो मैंने आपको बताया था जब भी एंड टू एंड कनेक्ट होंगे और एक ही डायरेक्शन होगी हीट फ्लो की, तो ऑब्वियसली सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, पहचानना पड़ेगा पहले। तो सर क्वेश्चन क्या पूछेगा इसमें, भाई क्वेश्चन पूछेगा इनके जंक्शन का टेम्परेचर, ये जो क्वेश्चन आता है ये आता है जंक्शन का टेम्परेचर। समटाइम ये ऐसे भी आता है
कि चलो पहले ये बता देता हूं मैं आपको जंक्शन का टेम्परेचर, और इसका अभी अभी मैंने इसको कॉन्सेप्ट आपको बताया था, जब भी जंक्शन का टेम्परेचर पूछे सीरीज कॉम्बिनेशन में, है ना, तो you have to write down, you just calculate the heat in the first rod and just put equal to heat in the second rod. Simple, okay? तो जब ये आप ये करोगे तो आपको मैंने अभी क्या बताया था, take the temperature difference, है ना, across the end of the first rod over उसका resistance is equal to temperature difference across the end of the second rod over उसका रेजिस्टेंस, वो आप सबको पता है। अगर मैं इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा तो उसको क्या आएगा, लेट्स सी, यहाँ पे लेंथ दे रखी है आपको, कुछ लेंथ आप मान सकते हो भाई, क्योंकि यहाँ पे के लेंथ ये सब गिवन हो गए पक्का डेफिनेटली। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ एल है, कंडक्टिविटी 2k है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2a है, लेंथ इसकी l है और थर्मल कंडक्टिविटी इसकी k है। इस तरीके से आपको सिचुएशन दे रखी है, ये गिवन होगी आपको, ठीक है। तो यार इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा, देखो रेजिस्टेंस होता है L by KA, तो L है इसकी लेंथ, K और यहाँ पे K है 2K into 8, तो ये इसका रेजिस्टेंस आ गया। इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा बॉस, यू कैन राइट नाउ, सो दिस इज L ही है, K ही है और 2 है, यानी 2KA। आप चेक कर सकते हो, इसका मतलब दोनों का रेजिस्टेंस तो सेम नहीं हो गया, मतलब दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, आपने चेक कर लिया देखो, है ना। तो ये हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि R1 और R2 की वैल्यू सेम ही आ रही है निकल के, आप चेक कर सकते हो, है ना, सेम ही आ रही है निकल के। तो अब यहाँ पे बचा डेल्टा T1 और यहाँ बचा डेल्टा T2। हाउ यू कैन राइट दिस, डेल्टा T1 का मतलब फर्स्ट रोड के एंड के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस, हाई माइनस लो, हाई ये रहा, लो ये रहा, T इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा सर, ये इस वाली रोड के लिए हाई है क्योंकि हीट इधर से आ रही है, इधर को जा रही है, तो T minus 20. Now you can write 100 plus 20 is equal to 2T. So this is 120 is equal to what is that? 2T और T 60 डिग्री सेल्सियस। ये बाई चांस है कि उनका रेजिस्टेंस इक्वल हुआ है, ऐसा होगा नहीं, ये बाई चांस है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ अप्रोच कैसे करना है। और जरूरी नहीं है टेम्परेचर ही पूछेगा, कॉमन टेम्परेचर ही पूछेगा, जंक्शन का टेम्परेचर पूछेगा, जरूरी नहीं है। समटाइम ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं भाई कि बताओ कि ये जो रॉड है कॉम्बिनेशन सीरीज, अगर मैं इनको पैरेलल पे कनेक्ट कर दूं, आप ऐसे समझो, अगर मैं इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दूं इस तरीके से, ठीक है, ये फर्स्ट है ये सेकंड, ठीक है, यहाँ पे कुछ टेम्परेचर T1 T2 है, तो यहां से यहां तक जाने में हीट टाइम ले रही है T1 और यहां से यहां तक जाने में इस कॉम्बिनेशन में हीट टाइम लेगी T2। तो बताओ T2 कितना होगा, समटाइम ये आ जाएगा T1 ओवर T2 कितना होगा, भाई कैलकुलेट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, टेंशन नहीं लेने का बॉस। पहले इस कॉम्बिनेशन में टोटल हीट निकाल लेना, और टोटल हीट आपको पता है Q by T होती है, रेट होता है हीट करंट एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, समझ रहे हो आप, ये आप यूज कर सकते हो। मतलब आप फॉर्मूला यूज करोगे तो यहाँ पे H वाले फॉर्मूले में T का मल्टीप्लाई कर देना, तो H1 T1 कर देना, ओके, इस तरीके से आप बात कर सकते हो। तो एक कंडीशन आपको डेफिनेटली वो बता देगा कि इसमें जो टोटल हीट फ्लो कर रही है वो सेम हीट इसमें फ्लो कर रही है, तो यहां से आप क्या करोगे, Q1 निकाल लेना, सिमिलरली यहां से आप H2 T2 और Q2 निकाल लेना, अगर वो सेम दे रखी है तो यू कैन राइट Q1 इक्वल टू Q2, वैल्यू पुट करना, आराम से आंसर आ जाएगा, टेंशन नहीं है, ठीक है। वैसे भी आपको बताइए कि करना क्या, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपको डीपीपी में दे रहा हूं, तो उसमें आप क्वेश्चन ढूंढेंगे, सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा। अप्रोच सीख लो एक बार कि अप्रोच क्या होती है भाई, इस टाइप के क्वेश्चन। अच्छा सर और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं भाई, और इस टाइप की भी हो सकती है कि ये जो कंडक्टिंग रोड है ये 3 दे रखी है आपको, या फिर एक बड़ा सा कॉम्बिनेशन दे दिया, समथिंग लाइक दैट, आपको ऐसे दे दिया, देखो ठीक है, पहली, दूसरी, ठीक है, तीसरी, ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता है। यहाँ पे दे दिया 200 डिग्री सेल्सियस, कुछ यहाँ दे दिया 20 डिग्री सेल्सियस, बोला कि ऑल द रोड्स आर आइडेंटिकल, ठीक है, ये सब क्या है, आइडेंटिकल है, आप समझ लो, ये क्या है सर, आइडेंटिकल है। सपोज करो सारी की सारी आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल का मतलब इनकी थर्मल कंडक्टिविटीज, एरिया, डायमेंशन सब कुछ सेम ही है, तो बताओ भाई यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा जंक्शन का, यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा जंक्शन का, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं भाई। तो निकाल लेना यार, इसकी हीट निकालना पहले टोटल, जब भी मोर देन 2 कंडक्टिंग रोड्स का कॉम्बिनेशन होता है ना, तो पहले टोटल हीट निकाल लो, ठीक है, टोटल हीट कैसे निकालोगे, 200 माइनस 20 डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट, सब का R निकालो, R1 R2 R3, इजी प्रोसेस। फिर क्या करोगे, अगर आपने फर्स्ट रोड का निकालना है तो फर्स्ट की जो हीट होगी, फर्स्ट में जो हीट होगी H1, इस H को उसके इक्वल कर देना, तो भाई T1 आ जाएगा। सिमिलरली H को अगर आपको T2 चाहिए तो लास्ट वाली इसमें जो एंटर करेगी हीट उसके इक्वल कर देना, ठीक है, तो आपका आंसर जल्दी से सॉल्व हो जाएगा और आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हो। अप्रोच में बता रहा हूं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने बढ़िया से कर लेनी है। कुछ क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड है, जो थोड़े अच्छे हैं, वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो भाई ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इस तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अच्छा सर इजीली और कॉम्प्लेक्स बनेगा तो कैसे करेक्ट करेंगे, देख भाई, उसने बोला एक
कॉम्बिनेशन बनाते हैं, एक रॉड ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, ठीक है, एक ये है और एक ये है। कुछ ऐसे सिचुएशन दे दी। हाउ मेनी नंबर ऑफ रॉड्स इज देयर? 1 2 3 4 5, 5 रॉड्स आइडेंटिकल है, सारी आइडेंटिकल बोली, जरूरी नहीं है, मैं जस्ट लेके चल रहा हूं। उसने बोले यहाँ पे टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा इस पॉइंट पे, कोई पॉइंट मान लो ए, तो बताओ टी ए कितना होगा, ए पॉइंट पे टेम्परेचर कितना होगा। ओके 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 ओके, कम ऑन, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन गया क्वेश्चन, बट बहुत इजी बना सकते हो आप इसको अपने अकॉर्डिंग। मैं बताऊंगा ना कैसे, ठीक है। तो जब भी थर्मल कंडक्टिविटी वाले क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों, कंडक्टिंग रॉड से अगर 2 से ज्यादा रॉड्स होंगी, तो ट्राई टू कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर अरेंजमेंट इनटू द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनालॉजी, इलेक्ट्रिकल सर्किट बना लो उसका। कैसे सर? क्योंकि सारी की सारी आइडेंटिकल बोला है उसने, तो इसका रेजिस्टेंस भी आर, इसका भी आर, इसका भी आर, ये भी आर, ये भी आर। तो इस सर्किट को आप ऐसे लिख सकते हो, इसका रेजिस्टेंस यहां से यहां तक देखो आर होगा, ठीक है, और ये पॉइंट ए एज इट इज रखो, यहाँ पे है 100 डिग्री सेल्सियस, इसका भी आर, इसका भी आर, ये भी आर है, आप चेक करें, एंड दिस इज ऑल्सो आर, एंड दिस इज ऑल्सो आर, एंड दिस इज ऑल्सो आर, दिस इज ऑल्सो आर, आप चेक कर सकते हैं। अब आपने करना क्या है सर? करना ये है कि इसमें 2 रेजिस्टेंस बचने चाहिए, एक इस पॉइंट से पहले, एक इस पॉइंट के बाद, जिससे इस पॉइंट पे हम टेम्परेचर आराम से निकाल सके। तो देखो यहाँ 100 से हीट चलेगी और यहाँ पे टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, हीट यहां से चलेगी तो कंफर्म है, कुछ हीट इधर जाएगी, कुछ इधर, जो इसमें जाएगी इसमें और इसमें सेम जा रही है, मतलब ये दोनों सीरीज में है, यानी 2R, इन दोनों में भी सेम जाएगी, यानी ये भी क्या है 2R, क्योंकि ये भी क्या है सीरीज। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा 2R एंड 2R, ऑब्वियसली वो पैरेलल होगा, क्योंकि ऊपर 2R नीचे 2R, दोनों में हीट अलग अलग जा रही है, दोनों का एंड एक ही पॉइंट पे है। और आपको पता है 2R रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं? R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। हाउ यू कैन राइट R1? 2R into 2R ओवर, दोनों को ऐड करो 4R, तो आंसर R ही तो बचेगा। तो इस पूरे सर्किट को जब सॉल्व करोगे तो सर्किट कुछ ऐसा नजर आएगा, देखो आपको, ये R और ये पॉइंट A है, और इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ पे भी बचा केवल R, और यहाँ पे बचा 20 डिग्री सेल्सियस, ये भी R और ये है 100 डिग्री सेल्सियस। तो यार क्या आप ए पॉइंट का टेम्परेचर नहीं निकाल सकते? सिंपल हो गया, क्वेश्चन बनाना सिंपल हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। इसमें जो हीट जा रही है वही सेम इसमें जा रही है, दोनों का रेजिस्टेंस अगर सेम है तो डेफिनेटली सेम ही आंसर आएगा, जो भी हमने सॉल्व किया था, दिस वन सेम ही आएगा। कहे को सर क्यों आएगा? देखो आप खुद ही देख लो यार, जब आइडेंटिकल है ये, दोनों का रेजिस्टेंस ही अगर सेम हो गया है, आप चेक कर सकते हो, दोनों का रेजिस्टेंस ही अगर सेम हो गया है, तो 100 प्लस 20/2, तो TA कितना आएगा? 100 प्लस 20/2 यानी 60 डिग्री सेल्सियस। या फिर अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि आपने करना कैसे, बोथ आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो पहली में हीट निकालो और सेकंड में हीट निकालो, और दोनों को क्या कर दो? H1 = H2, पुट द फॉर्मूला, you just calculate the final answer, और आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आपको टेम्परेचर चाहिए वो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे बनके तैयार हो जाते हैं। क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में इसके डेफिनेटली आते हैं, आपको बस पता होना चाहिए उनको क्रैक कैसे करना है दोस्तों, उनको सॉल्व कैसे करना है। ओके, अब मैं कुछ बढ़िया क्वेश्चन लूंगा IITs के, जिससे हमने देखो अप्रोच हमने देख लिया कि कैसे यूज करना है, फिर उनमें दिमाग लगाएंगे कि कैसे उनको हम सॉल्व कर सकते हैं, हम कर भी पाएंगे कि नहीं कॉन्सेप्ट सीखने के बाद। ओके गाइस, अब बात करते हैं कुछ स्टैंडर्ड से कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और जो आ चुके हैं उनकी डिस्कशन कर लेते हैं, तो उनसे एक हमें फायदा हो जाता है यार कि उस टाइप के क्वेश्चंस अगर आएंगे तो फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत जरूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, अच्छे से उनको अंडरस्टैंडिंग करना, एग्जाम के पैटर्न को समझने का सबसे बढ़िया तरीका होता है। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आप ना रीड करो बढ़िया से पहले क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन को रीड करना बहुत जरूरी है। एक बार समझ में आ गया कि क्या बोला गया है इसमें, फिर तो क्वेश्चन हो ही जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, एटलीस्ट उतने सीख चुके हैं कि हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सके। लेट्स सी। और याद रखना, कितना भी बड़ा एग्जाम हो दोस्तों, वो हमेशा बेसिक कंसेप्ट पे ही फोकस करता है। अगर वो फंडामेंटल आपके क्लियर है तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, जो डरने का नहीं बॉस। ओके, तो यार क्वेश्चन में बहुत क्लियरली बोला गया है कि एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर को कवर किया गया बाय ए सिलेंड्रिकल सेल। तो समथिंग लाइक दैट सिचुएशन कुछ ऐसी है। ओके, तो लेट्स सी, एक सिलेंडर है इस तरीके से, ठीक है, आप ऐसे मान सकते हो उसको, ठीक है। अब इसको कवर किया गया है यार एक सिलेंड्रिकल सेल के थ्रू, है ना, जिसकी रेडियस इससे ज्यादा है, ठीक है। आप थोड़ा सा समझना क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है ये, और इसको इस तरीके से कवर किया गया है, इस तरीके से आप समझ सकते हो उसको, ठीक है।
ओके, सो सॉल्यूशन करना इज नॉट अ टिपिकल जॉब कि आप सॉल्यूशन बहुत टिपिकल है and बहुत इजी है क्या है, बट कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी होता है कि कॉन्सेप्ट क्या है। क्वेश्चन तो फिर हम कर ही लेंगे। तो यार ये जो सिलेंडर है, ये वाला जो अंदर वाला है, ये वाला आप चेक करें, ये वाला, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी अलग दे रखी है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी अलग दे रखी है। तो एक छोटे वाले सिलेंडर को एक बड़े वाले होलो सिलेंडर के अंदर रखा गया है, स्फेरिकल जो सिलेंड्रिकल सेल है उसके अंदर रखा गया है। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी उसने बोली K1 और इसकी जो रेडियस है ना, रेडियस वो है दोस्तों R1, ठीक है। और जो बड़े वाला है, ये सिलेंडर 2 है, जो एक सेल है, ठीक है, सिलेंड्रिकल सेल है, और ये इसकी कंडक्टिविटी, इसकी जो रेडियस दे रखी है दोस्तों वो दे रखी है 2R। आप चेक करें, दिस इज 2R, ओके। अब उसने बोला है जो हीट फ्लो कर रही है वो अलोंग द लेंथ कर रही है, मतलब ये अगर इन दोनों की लेंथ है तो हीट अलोंग द लेंथ कर रही है, मतलब हीट यहां से एंटर करेगी, आप चेक कर सकते हो, और यहां से बाहर निकलेगी। उसने बोला देयर इज नो लॉस ऑफ हीट, जितनी एंटर कर रही है उतनी बाहर भी आ रही होगी। तो यार जब हीट यहां से एंटर करेगी ना, तो उसमें समझने वाली बात क्या है, उसने बोला थर्मल कंडक्टिविटी बताओ इक्विवेलेंट। अगर इसकी K1 है और इसकी K2 है तो इनकी थर्मल कंडक्टिविटी बताओ इक्विवेलेंट, यानी यू हैव टू कैलकुलेट K इक्विवेलेंट हियर एंड द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आप चेक कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो बस मेन पॉइंट क्या है कि यार सर जब इसमें हीट एंट्री ले रही थी ऐसे, तो वो इसमें भी एंटर करेगी, आप चेक करो, इस वाले में भी एंटर करेगी, इसमें भी हीट एंटर करेगी कुछ। और चूंकि जो बड़े वाला सेल है उसके अंदर आपने ये वाला रख रखा है, ठीक है, इतना स्पेस तो इसने ऑक्यूपाई कर लिया, तो बचा क्या है ना, बड़े वाले के पास क्या बचा जिसमें हीट एंटर करेगी। आप देख सकते हो इसकी सराउंडिंग जो भी ये स्पेस है, ये इसके पास बच गया है, ठीक है, इसमें हीट एंटर करेगी। अब तो वो हीट इसमें भी जाएगी और इसमें भी जाएगी, तो इसमें जाएगी लेट्स सी H1, इसमें जाएगी लेट्स सी H2, आई थी H, फिर दोनों की मिलके बाहर निकल जाएगी H, ओके। उसने बोला हीट का लॉस नहीं हुआ है। यानी सर आप कहना क्या चाहते हो? भाई मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप ध्यान से देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जस्ट लाइक ये देखो, मार्कर देखो, मार्कर का ये बड़ा सा सर्कुलर है और एक छोटा सा नजर आ रहा होगा आपको। अगर मैं यहाँ से कोई चीज एंटर कराऊंगा और इसमें होल है, तो वो इस छोटे वाले में भी एंटर करेगी और बड़े वाले में भी एंटर करेगी, मतलब हीट डिवाइड हो रही है, हीट बॉस डिवाइड हो रही है यहाँ पे। इट मींस यहाँ से एंटर करने वाली हीट छोटे वाले में लग जा रही है, इसमें लग जा रही है। जब हीट डिवाइड हो जाए, दिस इज ए पैरेलल कॉम्बिनेशन। बस जिसने ये समझ लिया डेफिनेटली क्वेश्चन हो जाएगा, फिर तो टेंशन ही नहीं है बॉस, ठीक है। आपको समझ आया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस। छोटे वाले में अलग जाएगी और इसमें जो स्पेस बचा हुआ है, जो इसने ऑक्यूपाई किया, उसको छोड़ के ये स्पेस जो मैंने शेडेड किया रेड कलर से, उसमें अलग हीट एंटर करेगी। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें जाने वाली हीट अलग अलग है। इट मींस ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। हैंस वी कैन राइट जो टोटल हीट यहाँ पे एंट्री लेती हो S थी, तो हम लिख सकते हैं H1 प्लस H2। एक तरीका तो यह करने का, क्योंकि लॉस ही नहीं हो रहा ना हीट का, जितनी एंट्री ले रही है उतनी बाहर भी निकल रही है और वो डिवाइड हो रही है इसमें। आप ऐसे भी कर सकते हो, या क्योंकि आपने पहचान कर लिया भाई ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और हमें K इक्विवेलेंट चाहिए, तो याद करो पैरेलल कॉम्बिनेशन में K इक्विवेलेंट मैंने क्या लिखाया था, K1 A1 प्लस K2 A2 ओवर A1 प्लस A2। आप ऐसे भी कर सकते हो, जो आपको इसी लगे यार अब तो हो ही जाएगा ना, टेंशन ही नहीं है। तो यार सर अब करेंगे कैसे, आगे कैसे बढ़ेंगे? तो ये जो छोटे वाला सिलेंडर है इसका एरिया देखो, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है, इसमें हीट एंटर कर रही है, इसमें देखो ना, ये जो छोटे वाला है ना, ये जो छोटे वाला है इसका जो सर्कुलर रोल है, इसकी रेडियस होगी, इसमें होगी, और ये एक बड़े वाला है, ऐसे ही तो है, बिल्कुल सेम सिचुएशन ही तो है यार। तो इसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन होगा पहले वाले का होगा पाई आर स्क्वायर। अच्छा सर दूसरे वाले का एरिया क्रॉस सेक्शन क्या लेंगे? भाई दूसरे वाले का एरिया क्रॉस सेक्शन अगर वो अकेला होता, अगर वो ऐसे अकेला होता तो उसकी रेडियस थी दोस्तों 2r, तो इसका एरिया हो जाना था पाई 2r का। क्रॉस सेक्शनल तो सर्कल का एरिया ही है ना, ऑब्वियसली ये होना था, बट एक्चुअली इसके अंदर आपने ये रख दिया तो स्पेस तो ये रेड वाला बचा है केवल, है ना। तो एरिया कौन सा है इफेक्टिव एरिया जिसमें हीट है, ये वाला है इतना। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उसका इफेक्टिव एरिया आ जाएगा। मतलब इफेक्टिव एरिया क्या आएगा सर इसका, A2 डैश, वो A2 का एरिया माइनस A1, यानी A2 का एरिया पाई, बड़े वाले की रेडियस है 2r का स्क्वायर माइनस पाई r का स्क्वायर। तो दोस्तों इधर हो जाएगा 4 माइनस 1 दैट इज 3 पाई r स्क्वायर। नाउ यू कैन राइट इट आउट। सो ये आपका इफेक्टिव एरिया आ गया जिसमें हीट फ्लो कर रही होगी, जो स्फेरिकल सेल का इफेक्टिव एरिया हो जाएगा। पुट करो यार, वैल्यू अब तो आंसर हो ही गया है, K1 इंटू पाई r स्क्वायर प्लस K2, इसका इफेक्टिव एरिया कितना आया 3 पाई r स्क्वायर, डिवाइड में इसका कितना है पाई r स्क्वायर प्लस इसका कितना है दोस्तों 3 पाई r स्क्वायर। सॉल्व करो, आंसर आपको अबे दिख रहा होगा यार, आप टेंशन नहीं है बॉस, ठीक है। तो जो कॉमन है पाई r स्क्वायर कॉमन लो, उड़ा डालो, यहां बचेगा K1
और इधर बचेगा वो 3K2 और डिवाइड बाय 4। दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेसिक कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट न्यूमेरिकल है। बेसिक कॉन्सेप्ट पे आपने टेंशन नहीं लेनी है कि सर आईआईटी है तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, ऐसे आएंगे, भाई आते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस वो भी है जो हमारे लिए वो हम करके आएंगे, वो बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही होते हैं। तो ये आईआईटी में भी आया और आपके जेईई के एग्जाम में भी आया, तो 2 बार तो ऑलरेडी आ चुका है सोचो 2 बार तो ऑलरेडी आ चुका है। सर अगर दोबारा आएगा, नहीं जरूरी थोड़ी है यार, बट वैल्यूज तो सेम चेंज करके दे सकता है, कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा। हमने कॉन्सेप्ट अप्लाई करना सीखना है, हमने कॉन्सेप्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग करनी है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं और लेने वाला हूं जिससे और बढ़िया आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा रिगार्डिंग टू कि कंडक्शन से आने वाले न्यूमेरिकल आप किस तरीके से आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ओके गाइस, अब देखते हैं यार नेक्स्ट प्रॉब्लम। और जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूँ ना यार, उसमें कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट है, उनसे हम अच्छे कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीख सकते हैं। वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ज्यादा तो नहीं कर सकता, बट इतना तो एटलीस्ट हम सीख लेंगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। छोटे छोटे जो क्वेश्चन आते हैं फॉर्मुला बेस, वो तो आप कर ही लेंगे यार डेफिनेटली। ओके, तो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन बढ़िया कंसेप्ट है इसके थ्रू। वैसे मैं इसका तरीका आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, आपको तुरंत समझ में आएगा कैसे कैसे करना है। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन। आप बढ़िया से पढ़ा करो, क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी होता है, वही जरूरी होता है एक्चुअली, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है यार। तो क्लियरली बोला गया है कि भाई इस तरीके की एक रॉड है, यहाँ पे कंडक्टिंग डायग्राम में अपने अकॉर्डिंग कैसे बना रहा हूँ। लेट्स सी ये एंड ए और ये इसका एंड है बी, ये कंडक्टिंग रॉड है और इस दोनों एंड का जो टेम्परेचर डिफरेंस है 120 है। अगर दोनों एंड का टेम्परेचर डिफरेंस 120 है, लेट्स सी यहाँ पे 120 डिग्री होगा तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस होगा ऑब्वियसली। फिर उसने क्या किया है कि एक अनदर रॉड को यहाँ पे बेंड करके इस तरीके से बनाया गया है, कुछ इस तरीके से रखा गया है, आप ऐसे समझ सकते हैं। ओके, और इस एंड को उसने P बोला है, इस एंड को उसने Q बोला है। उसने यही पूछा है कि टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द एंड PQ कैलकुलेट करो, अप्रोक्सीमेटली कितना होगा। ओके, अब उसने जो लेंथ दी है ना दोस्तों, यहां से यहां तक जो लेंथ दी है वो L है, जबकि AB की टोटल जो लेंथ है दैट इज 2L। और ये वाला जो बेंडिंग पार्ट है, ये वाला दे रखा है उसने L/4, क्लियरली आप डायग्राम में देख सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो हाउ वी कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम, वैसे मैंने आपको बता रखा है सबसे पहले जब भी कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कंडक्टिंग रॉड ज्यादा होती है, तो ये देखो हीट कहां से स्टार्ट होगी, ऑब्वियसली हाई टेंपरेचर से स्टार्ट होगी। हाई टेंपरेचर यहाँ पे है तो कुछ हीट जब यहां से जाएगी, कुछ हीट इधर जाएगी, कुछ इधर, मतलब ये वाला रॉड का कॉम्बिनेशन यहां से यहां तक के पार्ट को अलग कर लो, ठीक है, ये वाला पार्ट ये अलग कर लो, इसमें हीट, इसमें हीट। देखो यहाँ पे जो हीट जा रही है लेट्स सी H1, यहाँ पे भी H1, यहाँ पर भी H1, लेकिन यहाँ से जो डिवाइड होगी इस पॉइंट से, इसमें जाएगी हीट H2। तो 1 2 3 ये तीनों रॉड सीरीज में है और इन तीनों के साथ यहां से यहां तक ये पैरेलल में है, और वापस ये हीट इधर से आएगी, ये हीट दोनों ऐड होंगे और इधर जाएगी वापस H, क्योंकि B पे वापस H को जाना पड़ेगा ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए P और Q के बीच जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा, लेट्स से यहाँ पे टेम्परेचर होगा TP, यहाँ पे टेम्परेचर होगा TQ, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको बताया था इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करें तो आपने करना क्या है, इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाओ उसका। सो लेट्स सी, जब आप इसके, अच्छा एक चीज और, यहां से यहां तक की लेंथ अगर L है तो पक्का ये टोटल 2L है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो लेंथ यहाँ पे होने वाली है, ओके, ये जो लेंथ यहाँ पे होने वाली है इतनी सी पार्ट की यहाँ से यहाँ तक है ना, तो ये होने वाली है L/2, और यहां से यहां तक पार्ट ये लेंथ होने वाली है L/2। ये आप बिल्कुल क्लियरली देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से समझो कितनी कंडक्टिंग रॉड्स बन चुकी हैं। यहां से यहां तक के पार्ट 1 बनाएगा, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर 4, ये 5 और ये छोटी सी 6। हर रॉड का अपना एक रेजिस्टेंस होएगा, और अच्छी बात यह है कि उसने बोला सब की सब सेम मटेरियल से बनी हुई है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सबका सेम है, मतलब यहाँ पे K सबका सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सबका क्या है, सेम। ये पॉइंट्स आप नोट करते जाओ, मजा आ जाएगा, क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलो भाई यहां से यहां तक का सर्किट बनाते हैं, तो इसका रेजिस्टेंस लेट्स सी R1 है, ठीक है, ऐसे समझ लो आप। यहां से यहां तक, और यहाँ टेम्परेचर है 120 डिग्री सेल्सियस, आराम से करेंगे। यहाँ पॉइंट है P, फिर इतनी सी रॉड का ये रेजिस्टेंस होगा कुछ यहाँ पे, है ना, कुछ तो होगा, फिर यहां से यहां तक कुछ रेजिस्टेंस होगा ऑब्वियसली, और इस रॉड का कुछ रेजिस्टेंस होगा, फिर इस वाले का कुछ रेजिस्टेंस होगा, फिर अगेन यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस होगा। कूल, तो ये जो एंड एलेक्स में 0 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। इजी है यार, इजी है। देखो इस रॉड का टेम्परेचर ये रहा, तो अगर मैं यहां से यहां तक L/2 लेंथ ले रहा हूं, तो ये भी L/2 है, तो ये टेम्परेचर जो भी होगा लेट्स सी R1 है, लेट्स सी R1, तो ये भी तो R1 ही होगा, ओके। और अगर मैं यहां से यहां तक का टेम्परेचर कुछ मान लेता हूं ये वाला, तो ये R2 है, तो ये भी तो R2 ही होगा, क्योंकि ये लेंथ यहां से यहां तक और ये लेंथ सेम है। ये देखो
इसकी लेंथ सेम है, तो लेट्स सी R3 है तो ये भी R3 होगा। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था इन दो पॉइंट के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है, तो इनको सॉल्व करेंगे और ये पूरा सर्किट आप सॉल्व कर सकते हो। देखो ये यहाँ से एडी जो जा रही है ये तीनों के तीनों सीरीज में है, आप चेक कर सकते हो तीनों के तीनों किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन। नाउ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस निकाल लो फिर सर्किट सॉल्व कर लेंगे यार, टेंशन नहीं है। पहले आप निकालो इसका रेजिस्टेंस, लेट्स सी जो फर्स्ट लोड है, फर्स्ट लोड का रेजिस्टेंस कितना आएगा, देखो लेंथ है उसकी L/2, तो L/2 फॉर्मूला होता है L/Ka, तो Ka तो ये बन गया देखो, ठीक है। फिर R2 इसको माना है आपने R2, तो ये वाला इस वाले रोड का रेजिस्टेंस कितना आएगा R2, इसकी लेंथ है L/Ka, ठीक है जी, ये आ गया, ये लिखते जाना आप, ठीक है। लास्ट में कौन सी बची है R3, यानी ये वाली जिसकी लेंथ है L/4, तो यार अगर मैं R3 लिखूंगा तो L/4 Ka, चेक करो आप, ओके ये बन गया आपको। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जो R2 है वो L/Ka है और जो R1 है वो L/Ka और हाफ भी है इसमें, तो 1/2 और इसकी जगह मैं R2 लिख सकता हूं। आप देखो ध्यान से, तो यानी जो R2 यहां से निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है 2R1, है ना, 2R1, मतलब मैं इनमें रिलेशन बना रहा हूं जिससे आसान हो जाए क्वेश्चन करना। सिमिलरली R3 को देखो, R3 को मैं लिख सकता हूं 1/4 इंटू दिस इज R2 की वैल्यू, और इसको आप लिख सकते हो R2 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ R3, मतलब मैंने R2 की वैल्यू R1 और R3 के टर्म्स में कैलकुलेट कर ली जिससे क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाए यार। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इसको R2 का हाफ, ठीक है। R3 कितना है आपके पास, ये आया यू नो दिस इज व्हाट R2 की 1/4, R2 सेम ही है तो ये भी बनेगा R/4, ठीक है, R2 का बाय 4। अब हम क्या करने वाले हैं, पहले इन तीन रेजिस्टेंस को सॉल्व कर लेते हैं। आपको दिख रहा है तीनों सीरीज में है यार, ठीक है, तीनों सीरीज में है, तो आप लिखोगे R2 प्लस R/4 प्लस R/4, इनका कॉम्बिनेशन निकालो कितना आएगा, दिस इज R2 एज वेल, सो ये बनेगा R2 प्लस R2/2, देख लो आप, और ये बनेगा 3R2/2, ओके। तो मतलब इन तीनों का रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आएगा 3R2। फिर से इसको सॉल्व करो, तो यहां पे बन रहा है आपका दिस इज R2/2 और ये पॉइंट P है, और इसके बीच में जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस बना है यहां ऑलरेडी कितना है आप चेक करो R2, और इसके ऊपर जो आया ये वाला ये कितना आया 3R2/2, और यहां ऑलरेडी कितना है ये दिस इज R1, और R1 को मैंने क्या लिखा है R2/2, ये आप चेक करेंगे दिस इज R2/2। तो ध्यान से बस देखते रहना यार, ठीक है, ये है 0 डिग्री सेल्सियस, कूल। अब आपको क्या चाहिए सर, ये तो है Q पॉइंट, इनके अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस ये, अब देखो ये दोनों पैरेलल में, यू कैन सी वेरी क्लियरली ये पैरेलल में। तो सर अगर ये पैरेलल में है तो क्या करेंगे भाई, इनका कॉम्बिनेशन निकालेंगे ना। इनका कॉम्बिनेशन कैसे निकालेंगे, पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है R1 इंटू R2 ओवर R1 प्लस R2, अब निकाल सकते हो यार, टेंशन नहीं है, बस सॉल्व तो देखो करना पड़ेगा बॉस, ओके। तो R1 की वैल्यू कितनी है, मतलब इसको R1 मान लो उसको R2 मान लो, तो है 3R2/2 इंटू R2, फिर नीचे है 3/2 R2 प्लस R2। यार सॉल्व करोगे तो एक R2 कॉमन आके कैंसिल हो रहा है, और ये 2 यहाँ पे जाएगा 5 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 3R2/5 आई थिंक ये बचेगा, बाकी आप चेक कर सकते हैं, 3R2/5 बच रहा है। इनका कॉम्बिनेशन भी आ गया, तो सर्किट को और रीड्रॉ अप करोगे तो इजीली, मैं चाह रहा हूं आप प्रोसेस बहुत ध्यान से समझे, ओके, जिससे कि ये क्वेश्चन में मेहनत कर लेंगे, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन आएंगे प्रैक्टिस करके आप फटाक से कर लेंगे। अभी तो हम समझ रहे हैं, प्रैक्टिस करने के बाद फटाक से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर आपका, फाइनल रेजिस्टेंस जो बचा है वो आपको बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा होगा। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है बॉस, अच्छा क्वेश्चन है। तो यार यहां से जो हीट चलेगी, अब देखो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बताया 3R2/5 बचा है, ठीक है, तो यहां से जो हीट जाएगी, लेट्स सी 120 डिग्री सेल्सियस था ये, यहां से जो हीट जाएगी वो इसमें भी होगी और इसमें भी होगी, मतलब ऑल दे आर इन सीरीज एंड दिस इज R2/2, है ना, ऑल दे आर इन सीरीज। तो मैं क्या करूंगा, P से Q, ये एंड Q था ना, यहां तक की हीट निकाल लेता हूं। लेट्स इसमें हीट है H1, इसमें हीट है H2 और इसमें हीट है H3, तो इसमें जाने वाली हीट निकाल लेता हूं। तो ये क्या होगी H2 इक्वल टू, है ना, इसका डेल्टा T होता था ना, डेल्टा T मतलब इसके एंड के अक्रॉस टेंपरेचर डिफरेंस, PQ डिवाइड बाय इसका रेजिस्टेंस 3R2/5, ये तो आ गई H2, और मेरे को यही चाहिए, तो मुझे ये निकालनी पड़ेगी कि दो बताओ इसमें कितनी हीट है टोटल। तो यार याद करो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, अगर मैं इसकी नेट हीट निकाल लूं ड्यू टू 120 डिग्री सेल्सियस और इसके इक्वल कर दूंगा क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो नेट हीट निकालूंगा और H2 की इक्वल करूंगा, और नेट हीट कैसे आएगी,
एंड की टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट, एंड ये तो आप निकाल चुके थे कितना 5 ऊपर लेके जाओ 5 डेल्टा टी पी क्यू के अक्रॉस डिवाइड में 3r2। ओके, डेल्टा टी कितना है, एंड का टेम्परेचर डिफरेंस 120 माइनस 0, दिस इज 120 माइनस 0 120 रहेगा। आर इक्विवेलेंट कितना है, दिस प्लस दिस ऐड करो तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, दिस इज R2, जब इसको स्क्वायर करोगे हाफ है तो R2 प्लस दिस इज 3r2 बाई 5 यानी 5 3 8 8r2 बाई 5, यू कैन चेक इट आउट। सो दिस इज 8 r2 बाई 5 ऊपर जाएगा इक्वल टू 5 डेल्टा टी पी क्यू बाई 3r2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, R2 से R2 कैंसिल, ये 5 से 5 कैंसिल, तो we have to calculate this one, okay? तो now we have to calculate, आप इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है देखो, डेल्टा टी पी क्यू इक्वल टू 3 इधर लेके जाओगे, 8 से इसको कैंसिल करो, ओके 8 से उसको कैंसिल करो तो कितना आ रहा है बॉस, 45 डिग्री सेल्सियस। नाउ दिस इज द फाइनल आंसर। तो आप देख सकते हो यार, क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, कैलकुलेशन भी अच्छी है और कॉन्सेप्ट भी अच्छा है। और जो मैंने कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में आपको समझाया था, इसलिए तो कॉन्सेप्ट जानने जरूरी है। क्रैश कर रहे हैं तो क्या हुआ, कॉन्सेप्ट के बिना क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते, टाइम पास करके थोड़े जाना है, इसलिए कॉन्सेप्ट जरूर वॉच करो, स्टार्टिंग से वीडियो वॉच करो बढ़िया से। ओके दोस्तों, बात करने वाले यार हम नेक्स्ट प्रोसेस की, जिसको आप हीट रेडिएशन प्रोसेस बोलते हो, हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन प्रोसेस। जल्दी से देख लेते हैं यार। उसमें हमने पढ़ना है स्टीफन्स लॉ जो मेन है, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, एज वेल एज हमने पढ़ना है उसमें विन्स लॉ, एज वेल एज पढ़ना है उसमें जो स्टीफन्स लॉ है उसका एक एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन ही होते हैं बेसिकली, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। उन पे डेफिनेटली क्वेश्चन आने के चांस होते हैं और इजी भी रहता है यार। तो जल्दी से देख लेते हैं उसके जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, अप्लाई कैसे करना है एक्चुअली स्टीफन्स लॉ। अब स्टीफन साहब को हम ज्यादा डिटेल में तो नहीं जा रहे हैं, हम बस देखेंगे कि क्वेश्चंस अगर हम करने हैं हमने तो इसने बताया क्या था जिससे क्वेश्चन बने। और वैसे भी कमाल की बात है, रेडिएशन जो हुआ था यहाँ पे, स्टीफन्स लॉ का जो एप्लीकेशन था वो था आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो इन्होंने बोला था कि यार अगर कोई बॉडी है और उसके पास हाई टेम्परेचर है, उसका कुछ साइज तो होगा डेफिनेटली, तो वो एनर्जी रेडिएट करती है, ऑब्वियसली एनर्जी क्या करती है, रेडिएट। ये थोड़ी सी बातें आपको बस याद रखनी है, ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। तो ये जो एनर्जी यहाँ से रेडिएट होती है, बेसिकली ये एनर्जी रेडिएट होती है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ओके, सो एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, तो ये एक रेट बन जाता है, ठीक है, इसको मैं क्यू लिखूंगा, एंड दिस क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ये आप सबको पता होगा डेफिनेटली यार। तो इस क्यू को जब आप लिखोगे बनेगा सिग्मा टी रेज़ टू पावर 4, एंड सिग्मा आपका स्टीफन कांस्टेंट है, वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी 5.67 10 to -8, वो आप याद रख लेंगे, ठीक है। क्यू का ये यूनिट क्या बनेगी यहाँ पे, क्यू, क्योंकि ये एनर्जी है तो ये जूल हो गया, और ये एरिया है तो मीटर स्क्वायर हो गया, टाइम है तो सेकंड हो गया, आप चेक कर सकते हैं। ओके, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड वॉट हो जाएगा आपका, वॉट पर मीटर। बस ये ध्यान रखना है वहां की एनर्जी दे क्या रखी है, रेट दे रखा है या इंटेंसिटी दे रखी है या एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम दे रखी है, ये बस ध्यान रखना है ना। जो भी दे रखा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। मैक्सिमम जो क्वेश्चन देखे गए उसमें देखा गया कि हीट रेट गिवन होता है। अगर हीट रेट गिवन आपको दे रखा है तो आप हीट रेट लिखेंगे Q इक्वल टू सिग्मा A T रेज़ टू पावर 4। तो हीट रेट निकालने के लिए आपको एनर्जी पर यूनिट टाइम लिखना पड़ेगा। ये हीट जो यहाँ पे रेडिएशन हो रहा है उसका रेट क्या है, रेडिएट होने का, ये आपको पता होना चाहिए। बस ये छोटा सा फॉर्मूला है यार, यही याद रखना है। एरिया है आपका, ये जो इसका एरिया बनने वाला, सरफेस एरिया बनने वाला, ये आपको पता होना चाहिए, स्फेरिकल बॉडी 4πr² बन जाएगा। ये टेम्परेचर है, केल्विन में लेना है, ये बात आपको पता होगी। ओके, इंपॉर्टेंट, ये किसके लिए वैलिड है, फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, है ना। अगर वो बॉडी ब्लैक बॉडी नहीं है तो कोएफिशिएंट ऑफ एमिसिविटी यूज करेंगे। फॉर एनी अदर ऑर्डिनरी बॉडी यू कैन राइट दिस इज E sigma A T raised to power 4। ये कब यूज होगा, दिस इज योर एमिसिविटी। ओके, दिस इज योर एमिसिविटी। इतना सो तो याद रख ही सकते हो ना यार, मतलब ये छोटा सा एक प्रोसेस है जो आपने याद रखना है, टेंशन नहीं है बॉस, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ उन्होंने बोला था भाई हीट इस तरीके से रेडिएट हो रही है और इस तरीके से ये सिचुएशन वहां पे बनती है। क्वेश्चन कैसे आएंगे, डायरेक्ट आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, कोई टेंशन नहीं है। कैसे क्वेश्चन आएंगे, दो बॉडी अलग अलग दे रखी होगी तो बोलेगा इसका टेम्परेचर इतना है, इसका इतना है, तो हीट रेडिएशन का जो रेट है उसका रेशियो निकालो, या एक बार हीट रेडिएशन दे देगा दूसरी पूछ लेगा, समथिंग लाइक दैट। यू जस्ट मेक द फॉर्मूला Q1/Q2। अगर रेडियस दे रखी है या एरिया दे रखा है तो ये यूज करोगे, सिग्मा कैंसिल, तो ये बनेगा आपका, इसको अगर आप लिखोगे एरिया 4πr², तो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यानी R1/R2 का होल स्क्वायर इनटू टेम्परेचर बनेगा T1/T2 की पावर 4। बस ध्यान रखना, केल्विन में वैल्यू पुट करेंगे
जो आपके टेम्परेचर यहाँ पे बनेंगे, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये रिलेशन है, इसी का आप यूज कर सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतना ही याद रखो। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि यार एक बॉडी है, उसका टेम्परेचर T1 है, फिर वो एक दूसरी बॉडी से सराउंडेड है, उसका टेम्परेचर T2 है, तो ये हीट रेडिएट कर रही है ना यहाँ पे, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ तो बताओ कितना एनर्जी रेडिएशन हो रहा है। तो फिर हम लिखेंगे सिग्मा ए, पहली बॉडी लेट्स सी इसका टेम्परेचर से ज्यादा है तभी तो हीट रेडिएट कर रही है, फोर्थ पावर, दूसरी बॉडी की फोर्थ पावर। तो आप देख सकते हो, आप इसका यूज कर सकते हो। अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी से सराउंडेड है तो आप ऐसे यूज कर सकते हो। इमिसिविटी का आप याद रखें, इमिसिविटी होती है कि एनर्जी ऑफ एनी ऑर्डिनरी बॉडी डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ द ब्लैक बॉडी का रेशियो जो होता है। इतनी सी ही इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है क्वेश्चन करने के लिए, उसे डिटेल में आपने अभी नहीं जाना है। ओके, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इससे जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत रेयर चांस होता है कि इंडिविजुअल आएगा। तो सब करा क्यों, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आता है। जो विंस लॉ दोस्तों आप पढ़ेंगे, विंस लॉ, यहां से जो एक रिजल्ट इन्होंने बताया था कि जो भी बॉडी होती है जब हम उसको टेम्परेचर देते हैं तो जो एनर्जी रेडिएट करती है, जब उसको हीट किया जाता है तो जो एनर्जी रेडिएट करती है तो वो हर तरीके की रेडिएशन वहां से इमिट करती है, हर तरीके की। तो उसमें जो मैक्सिमम इंटेंसिटी की वेवलेंथ होगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी जो रेडिएशन ले रही होगी उसकी जो वेवलेंथ होगी, और इस बॉडी का जो टेम्परेचर होगा, इनका जो प्रोडक्ट है ये हमेशा कांस्टेंट होता है, ये हम सबको पता है। मतलब वी कैन राइट मैक्सिमम इंटेंसिटी पे जो वेवलेंथ होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। इस रिलेशन का हम यूज करते हैं बॉस, यहाँ पे इस रिलेशन का यूज करते हैं। आप देख सकते हो अगर टेम्परेचर, दोनों के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, अगर यहाँ टेम्परेचर गिवन नहीं है तो आपको पता है वेवलेंथ टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो दिस रिलेशन कैन बी रिटन एज Q1 over Q2 R1 over R2 का होल स्क्वायर इनटू T1 है इनवर्सली T2 ऊपर जाएगा, यानी लैम्डा 2 ऊपर जाएगा, लैम्डा 1 नीचे रहेगा, फोर्थ पावर बनेगी। इस पे मैक्सिमम क्वेश्चन आईआईटी ने पूछे हैं और जेई ने पूछे हैं, इस पे मैक्सिमम क्वेश्चन, ठीक है। तो छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख लो, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया कि किस तरीके से आप यूज करके आओगे। ग्राफिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। विंस लॉ में ग्राफिकल क्वेश्चन कैसे आएंगे भाई, इसका ग्राफ तो आप बना ही सकते हो, इसमें तो कोई पंगा है ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर लॉगरिथमिक ग्राफ बनाना है तो आप देख सकते हो यहाँ पे log ln ऑफ लैम्डा, और यहाँ पे आप लिख सकते हो ln ऑफ T टेम्परेचर। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ऑब्वियसली आप बना के देख लेंगे, यहाँ से log टेकिंग log ऑन बोथ साइड, इक्वेशन बनेगी स्ट्रेट लाइन, स्लोप नेगेटिव है तो बन जाएगी। मतलब आप याद रख सकते हैं यार, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो याद रखने कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब विंस लॉ में जो एनर्जी रेडिएट हो रही है, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी की एनर्जी रेडिएशन है, अगर उसका ग्राफ आपने ड्रॉ करना है, क्योंकि उस पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो हाउ यू कैन ड्रॉ दैट ग्राफ। तो अगर आप एनर्जी ले रहे हो किसी वेवलेंथ पे और ये वेवलेंथ है, तो इस तरीके का एक ग्राफ आपको नजर आएगा, ठीक है, इस तरीके का एक ग्राफ नजर आएगा। तो इसकी पीक पॉइंट ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा। आप देख सकते हो ये जो फर्स्ट ग्राफ है, ये सेकंड है, थर्ड, इसकी वेवलेंथ ये है, लेट्स सी लैम्डा 1, इसकी है लेट्स सी लैम्डा 2, इसकी है लेट्स सी लैम्डा 3। तो सबसे पास वेवलेंथ ये है, मतलब सबसे कम, सबसे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा। इट मींस लेट्स सी इसका टेम्परेचर T1 है, इसका T2 है, इसका T3 है। तो आप देख सकते हो टेम्परेचर वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो किसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, जिसकी वेवलेंथ सबसे, किसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होने वाली है। ओके, तो सबसे कम ये है दोस्तों, यानी लैम्डा 3 इज ग्रेटर देन लैम्डा 2 इज ग्रेटर देन लैम्डा 1, दैट्स व्हाई वी कैन से T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको बस पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन को मेंटेन करना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट में एक ही पॉइंट मैं बोलूंगा आपको, ये रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसी पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। मतलब स्टीफन्स और विंस लॉ का कंबाइंड यूज करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। डायरेक्ट आप बना सकते हो इस रिलेशन को, आप ऐसे भी लिख सकते हो यार, लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 2 इज इक्वल टू T2 ओवर T1। ओके, सिंपल है ना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें एक प्रोसेस बचता है हमारे पास, इसका जो एप्लीकेशन है, इसका जो एप्लीकेशन है ना, जो जिसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मेंस। इसमें क्वेश्चन आने के भरपूर चांस रहेंगे आपके पास। ओके, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में क्या बताया गया था, ये आपने ध्यान देना है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग उन्होंने बोला था, जब भी कभी किसी बॉडी का टेम्परेचर, लेट्स सी कप ऑफ टी है, ओके, इस बॉडी का जो टेम्परेचर है लेट्स सी वो टी है, और इसके सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो टी नॉट है। जब इनमें टेम्परेचर डिफरेंस यानी डेल्टा टी, बॉडी का टेम्परेचर माइनस इसके सराउंडिंग का टेम्परेचर, ये लेस होता है ना, वेरी लेस, है ना। तो ये बहुत कम डिफरेंस होता है जब, तो यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग हीट रेडिएट होती है। तो ये जो हीट यहाँ से रेडिएट होगी, तो न्यूटन साहब ने बताया था कि भाई इसका जो हीट लॉस हो रहा है, ये इसका जो रेट है, ये टेम्परेचर का चेंज होने का जो रेट है, dt ओवर, ओके,
देख सकते हो आप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। और ये लॉस हो रहा है इसलिए इसको नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि लॉस हो रहा है इसको नेगेटिव लेते हैं। टेम्परेचर चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, बॉडी का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर। कम ऑन गाइस, बॉडी का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग, ये बस याद रखना है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग तभी वैलिड होता है जब सराउंडिंग का टेम्परेचर और बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम होता है, नियर बाई वो सेम रहते हैं, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग वहां पे रेडिएशन होता है। तो इस पे ना क्वेश्चन आते हैं भाई, क्वेश्चन कैसे आएंगे इस पे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, डिराइव करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं आपको टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। यू कैन सॉल्व, सपोज करो बॉडी का टेम्परेचर T1 से T2 जा रहा है किसी टाइम में, है ना, T1 में, फिर T2 से T3 जा रहा है किसी टाइम में T2 में, फिर आगे फर्दर ऐसे ही जा रहा है। मतलब पहले उसका 100 था, अब उसका 80 हो गया, 80 से फिर उसका 70 हो गया। टाइम तो लगता है ना भाई। तो किस टाइप के क्वेश्चन आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का पता कैसे चलेगा? जब भी आपको एक सीरीज दे रखी हो टेम्परेचर ड्रॉप होने की, है ना, और सराउंडिंग टेम्परेचर पूछे, टाइम पूछे, तो समझ जाना न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की बात कर रहा है यार। तो वहां से क्वेश्चन आप बना सकते हो। फॉर्मूला स्टैंडर्ड है T1 माइनस T2 ओवर T इक्वल टू K इंटू T1 प्लस T2 बाय 2 और माइनस T नॉट। दिस इज द फॉर्मूला टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये आपने याद रखना है, ओके।